एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। हम फेस ऑफ देख रहे हैं, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामान देख रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा। वेरी वार्म वेलकम टू यू फवाद चौधरी साहब। देखिए प्रिया, पहली बात तो यह है कि आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नज़र आ रही है। दुनिया की जो तमाम बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इदारे हैं, वो तकसीम ही होते हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट एक बटालियन तो नहीं है, रेजिमेंट तो नहीं है जहाँ पे तकसीम ना हो। ये तो ओपिनियंस है और इंटरप्रटेशंस हैं, लिहाजा इसमें डाइवर्सिटी बड़ी अहम है। ठीक, अच्छा, और मैं समझता हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जब एक दफ़ा सारी सुप्रीम कोर्ट वो 13-0 और 10-0 फैसले दे रही थी तो उसने तबाही उतार दी थी पूरे पाकिस्तान की। ये रेकॉर्ड डे का वगैरह आपने सारा देखा, ये सारे मुत्तफ़िका फ़ैसले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है कि डिवीजन है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। जो बुरी बात है वो ये है कि हुकूमत जजेस के साथ जो है वो एक मिंगल कर रही है प्राइमरीली अपने मुफाद को एक बढ़ाने के लिए। और नून लीग की ट्रेडिशन है, रफ़ीक तारड़, आप कह रहे हैं कि देयर इज अ कोलिशन बिटवीन जजेस एंड द गवर्नमेंट। वो तो जाहिर है, वो तो सामने अभी आप सम जजेस एंड द गवर्नमेंट, हाँ ऑब्वियसली वो अपनी ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं। ये नून लीग का ये कोई नया बात नहीं है। अगर आप पहले उठा के देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था उससे पहले इन्होंने, उसके बाद भी क्या किया था इन्होंने कि इन्होंने सजाद अली शाह उस वक्त चीफ जस्टिस थे और रफ़ीक तारड़ जो अता तारड़ के दादा हैं, इन्होंने जाके मैनेज किया कोयटा बेंच और वहाँ से इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑर्डर लिया। राइट। और इनकी एक हिस्ट्री है अदालतों के साथ, जजों के साथ। और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने तो कहा कि पैसे लिए हैं जजों ने और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि चमक से फ़ैसले लेते हैं नून लीग वाले। और रफ़ीक तारड़ पे ये इल्ज़ाम लगा कि वो ब्रीफ के इस पैसों के भर के गए और उन्होंने फ़ैसला लिया। ये हक़ाइक़ हैं हमारे जो किताबों में। बट दिस इज 2024 नाउ। जी अच्छा, अब 2024 में हुकूमत जो कर रहे, अच्छा उसमें भी फिर अल्टीमेटली हुकूमत इसको नून लीग को ही नुकसान हुआ। यहाँ पे तो नुकसान जो है ना वो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि यहाँ अच्छा उसमें सजाद अली शाह जो चीफ जस्टिस से और ये लड़ाई हो रही थी, जजों की अक्सरियत सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ थी। अब जो इशू है वो ये है कि जजेस की अक्सरियत जो है वो हुकूमत की इस इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ है। और अभी भी आपने देखा जो 13 जजेस हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, उनमें से 9 जजेस जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं। 2 जजेस जो हैं उन्होंने एक दरमियान में फ़ैसला दिया और 2 जजेस ने बिल्कुल अलहदा फ़ैसला दिया। सो इस वक्त इसका मतलब है कि ओवरवेलमिंगली जो मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो अपनी इंटरप्रटेशन पे खड़े हैं। एज ऑफ नाउ this could change, number game could change. There are already 2 ad hoc judges. हाँ, लेकिन एड हॉक जजेस तो इन केसेस में तो इसमें तो नहीं बैठ सकते ना, रिजर्व सीट्स वाली में, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वही 13 जजेस सुनेंगे जो अवेलेबल होंगे अगर रिव्यू की जब लगेगी। अब असल में जो सारी कहानी है, मतलब सारी बहस को अगर आपने सिंपल करना हो तो वन लाइन क्या है? वन लाइन ये है कि हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती है काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, और उसके लिए सर तोड़ की ज़ोर जो है वो लगाया जा रहा है। और कुछ कोशिश ये भी है दरमियान में कि अब मंसूर अली शाह साहब को हर सूरत रोकना है चीफ जस्टिस बनने से। सो 2 इस वक्त जो चल रहे हैं, इस वक्त जो मुझे कुछ इतलात मिली हैं या जो मैंने इस वक्त चेक किया, वो जो र्यूमर्स हैं वो ये हैं कि हुकूमत के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो चाहता है कि हम अपने ताल्लुकात फ्यूचर चीफ जस्टिस के साथ ख़राब ना करें और हम उनके साथ जो है वो अपनी बना के रखें। दूसरा नहीं मान रहा, वो कहते हैं कि नहीं, हमने हर सूरत मंसूर अली शाह को रोकना है चीफ जस्टिस बनने से। सो इसमें काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस हैं, वो तो कह चुके हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। उन्होंने कहा नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, वो कह दें तो बात ही ख़त्म हो जाए। बट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज क्या है, तो लॉ मिनिस्टर ने एक दफ़ा बात की है और उसके बाद मैंने भी जो है वो लिखा है कि फ़ायज़ ईसा साहब अपना बयान जारी करें। फिर मुझे पता है कि जो कुछ रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये बात पूछी है फ़ायज़ ईसा साहब से कि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। एंड एज यू सेड कि कंसेंसस है जजेस के अंदर कि ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कंसेंसस है, हाई कोर्ट में और इवन सेशन जजेस और मजिस्ट्रेट्स में कंसेंसस है कि अदलिया के अमूर में इस वक्त हुकूमत मुदाखलत ना करे। आप देखें ना, सेशन जजेस अब जिस किस्म के फ़ैसले देते हैं या मजिस्ट्रेट जिस किस्म के फ़ैसले देते हैं वो बेसिकली खड़े हो गए हैं। बट इस वक्त आई मस्ट से कि एक ऐसे दौर में जहां मीडिया ने बिल्कुल रजिस्ट नहीं किया, एक ही इदारा था और है
जो रजिस्ट कर रहा है अपनी आज़ादी को, और वो जुडिशरी है। थैंक्स टू द 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने ये लेटर लिखा। उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जजेस जो हैं उनको एक वो, और अब ये ट्रेंड नीचे तक चला गया है, मैजिस्ट्रेट लेवल तक चला गया है। एंड आई मस्ट से कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश कुन ये लम्हात हैं कि अदलिया अपनी आज़ादी के लिए स्ट्राइव कर रही है। सो देयर इज अ स्ट्रगल, हम कह सकते हैं कि अब ये जंग अब नज़र आ रही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट ने रोक लिया है रिजर्व सीट्स को। देखो ये तो पहले आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी, बाकी प्रोग्रामों में भी जो हुकूमत के तर्जमान आते थे वो 3-4 बातें उन्होंने की। पहले तो उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता रिजर्व जजमेंट जो है वो चली जाए, पीटीआई के हक में हो जाए। वो पीटीआई के उधर मिल गई सीटें, उन्हें उनके हक में आ गई। फिर इन्होंने आगे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बन जाएगा, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना, ये फैसल वाडा साहब ने कहा था। फिर तीसरे जो है उन्होंने आगे कहा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा, तो जो मर्जी जोर लगा ले, स्पीकर रोक लेगा, वो भी नहीं हो सका। 2/3 जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो इम्प्लीमेंट कर दिया, और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू में भी नहीं गया, नज़रसानी में भी नहीं गया इस केस में। अब जब वो नहीं गए तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने फैसला एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये जो डिटेल जजमेंट अगर आनी है वो भी आती है तो उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा, फैसला तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब वो इख्तलाफी नोट जो 2 जजेस हैं उन्होंने पहले दे दिया है, वो वैसे तो आमतौर पे तफसीली फैसले के बाद बट उससे हेल्प नहीं हुई गवर्नमेंट को, इख्तलाफी नोट से दिया ही इसलिए गया था। इख्तलाफी नोट तो नहीं है, इस्तराबी नोट है, एक इस्तराब की कैफियत में लिखा गया। जो पॉइंट्स हैं टेक्निकली अगर देखा जाए, बिकॉज आप उसको पॉलिटिकली देख रहे हैं, टेक्निकली उसमें कुछ बातें वो कहते हैं ये तो है ही हिस्सा कानून का, हमने तो उनको री इम्प्लीमेंट किया है। मसलन 3 दिन में आपने एक जमात को ज्वाइन करना है। पहली बात तो यह है कि आपने जो अगर सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स देखी हों तो आखिरी 4 दिन बहस ही इन्हीं बातों पे हुई थी जो उन्होंने अपनी जजमेंट में इग्नोर की हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो पूरी जजमेंट है 2 जजेस की, उसमें आपको मिलता ही नहीं जो 3 दिन बहस हुई कि इलेक्शन कमीशन ने जो बैट वाली जजमेंट थी 7 जनवरी की वो सही इंटरप्रेट की या नहीं की। क्योंकि बहस आखिरी 4 दिन ये हुआ क्यों, पीटीआई को सीटें क्यों गई? पीटीआई तो नहीं लेना चाह रही थी, वो तो कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद को दे दें। इलेक्शन कमीशन का वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर हुआ और उसने कहा जी कि बात यह है कि हमने तो आपके फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीटीआई को पार्टी रिकग्नाइज नहीं किया। तो इस पर सबसे पहले ऑब्जेक्शन किसने किया? जस्टिस फायज ईसा साहब। उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पार्टी नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कंसेंसस है और इसमें रिफ्लेक्ट भी होता है, 13 में से 11 जजेस जो हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर के ऊपर पीटीआई को पार्टी नहीं माना। ठीक, और इंडिपेंडेंट क्यों किया? बड़ी बहस होती है आपको पता है 4 दिन, तो वो बहस तो एक लाइन नहीं है इसमें। जो 2 जजेस का फैसला है वो तो लगता है वो कोर्ट में ही नहीं थे उन दिनों जिनमें ये बहस हो रही थी। सारी बहस ही ये थी ना। और उसके बाद जब तय हो गया और इलेक्शन कमीशन ने ये मान लिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? यही करना चाहिए था ना जो 11 जजेस ने किया। उन्होंने कहा आपने मिस इंटरप्रेट किया तो उसका नुकसान हम पार्टी को या लोगों को तो नहीं दे सकते। देखें, और दूसरा मुझे आपको पाकिस्तान में हर बंदे को पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो लोगों ने वोट नहीं दिए, वोट तो इमरान खान जो अगेन ये भी बात हुई अदालत में, और यही और फिर तस्वीर किसकी लगी, अतर मिनल्ला साहब ने ये बात कही थी जिसको मंसूर अली शाह साहब ने फिर इंडोर्स किया। उन्होंने कहा देखें जो पार्लियामेंट होती है उसको रिफ्लेक्शन होना चाहिए डिज़ायर्स ऑफ पीपल की, अवाम की राय का वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आकाश होनी चाहिए। अब हमारा देखें ना आर्टिकल 2A और हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है? दैट सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के जरिए एक्सरसाइज किया जाएगा। एंड इट शैल बी एक्सरसाइज थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वोट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही पार्लियामेंट में, तो फिर तो आइन की पूरी डिजायर खत्म हो जाती है। बट द फैक्ट कि गवर्नमेंट इस हद तक गई है, इट लुक्स लाइक उन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ है। डेस्परेट है गवर्नमेंट। यू थिंक इट्स डेस्परेट? इट्स नॉट थॉट थ्रू? इट्स नॉट। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और भी बड़े इंटरेस्टिंग काम है, गवर्नमेंट ने आज तक कभी कोई काम थॉट थ्रू करके नहीं किया, जिस पे मैं बड़ा हैरान हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर भी ले लें, पीछे चले जाने की ज़रूरत नहीं, 2 साल में तो जो हुआ वो तो हमारे सामने ही है। जो हमने पहले आपके प्रोग्राम में बात की थी कि 4 प्रेमिसेस के ऊपर पूरा इन्होंने सिस्टम उल्टा दिया।
कि एक तो इमरान खान 30 दिन जेल नहीं रहेगा, थॉट थ्रू नहीं किया कि अगर रह गया तो क्या करेंगे। फिर हुआ कि जी अपना पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी ख़त्म नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे। अरबों से अरबों डॉलर आ जाएंगे, वो नहीं आए, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन पे चली जाएंगी, वो नहीं आए तो फिर क्या होगा। वो सारी और ये भी आपने कहा था कि बानी पीटीआई के ताल्लुकात ख़राब है मिडल ईस्ट से, तो अरबों डॉलर आ जाएंगे, वो भी नहीं आए। अच्छा अब रिसेंट देखें, पार्टी को बैन कर देंगे, नहीं सोचा कि पार्टी को बैन करने का क्या फ़ायदा है। भाई इमरान खान जब पीटीआई ने क्या इलेक्शन लड़ा था पिछली दफ़ा, आंसर इज़ नो। क्या लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था और वो उसके निशान को वोट दिया था, आंसर इज़ नो। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, इमरान खान पार्टी का चेयरमैन है, आंसर इज़ नो। इमरान खान सेक्रेटरी जनरल है, आंसर इज़ नो। तो भाई इमरान खान की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप पीटीआई को बैन कर देंगे या कुछ कर देंगे। वो तो लोग इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान आज आईपीपी का चेयरमैन बन जाएगा, आईपीपी सारा वोट ले जाएगी।